अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का हम खसूसी प्रोग्राम करेंगे कपास के हवाले से। और कपास की भी दो चीज़ों, एक तो इसकी जो वैरायटीज़ थी, ख़ासतौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो अपने वैरायटीज़ हैं, जो ट्रायल्स यहाँ पर लगे, उनका फीडबैक क्या है। अभी कपास की चुनाई का अमल पूरे सराइकी खित्ते में जो है वो जारी है। यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है, एक तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। किस वैरायटी ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स किया है, वाइट फ्लाई की क्या सूरत हाल रही, गुलाबी सुंडी की क्या सूरत हाल रही, मुख्तलिफ और बीमारियों की क्या सूरत हाल रही, मुख्तलिफ वैरायटीज़ के ऊपर उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा फिर बात करेंगे कि अभी बहुत सारे लोग जो है कपास की चुनाई करा के जब उनको लगता है कि कुछ कॉटन अच्छी हो गई है तो उसका बीज खुद ही रख लेते हैं। बीज महफूज करने के लिए या बीज बनाने के लिए क्या तरीका हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो लोगों से कपास खरीद कर उसका बीज अपना ही कोई नाम देके जो है वो फ़रोख्त कर रही होती हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम के आज हम आपको इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के फील्ड का भी विज़िट कराएंगे और पाकिस्तान में कॉटन ब्रीडिंग का एक बड़ा नाम, बड़ा हवाला प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदिशा साहब से सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि वो उन्होंने किस तरह की वैरायटीज़ यहाँ पे लगाई और फिर उनका रिस्पांस कैसा रहा। हमारे साथ रहिए। जी तो बिल्कुल, आज बात करते हैं कॉटन के हवाले से। और कॉटन में यहाँ पर सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदिशा, डायरेक्टर ऑरेक और डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा आपने कितने ट्रायल्स लगाए, कितनी लाइनें थीं और कितनी वैरायटीज़ जो हैं वो आपने इस दफ़ा इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने उनके ऊपर काम किया। इस वक्त उनका रिस्पांस जो है वो कैसा है। मुझे याद है कि पिछले लास्टली हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें कोई एक दो वैरायटीज़ के ऊपर बात की थी, उस वक्त अभी बॉल बन रहे थे। तो इस वक्त जो बॉल्स खिलने का रिस्पांस है वो किस तरह का है। थैंक यू वेरी मच लाशारी साहब। ये आपने पहले भी हमारे साथ जो प्रोग्राम किए तो उसमें हम उस वक्त की कॉटन की जो पोजीशन थी वो डिस्कस किया करते थे। तो अब हमारी जो है वो फाइनल स्टेजेस पे वैल्यूएशन जो है वो इसकी आ गई है और अब हम इसके वो पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं कि जिसमें पर्टिकुलरली यील्ड फैक्टर, उसकी यील्ड कंट्रीब्यूशन फैक्टर जो है ना उनको, उसमें बॉल वेट है, नंबर ऑफ बॉल्स हैं और उनका ओपनिंग जो एक ट्रेड है कि उसकी ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। और आखिर में उसको हम लेबॉर्ट्री में ये देखेंगे कि इसके फाइबर ट्रेड्स जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री की डिमांड को पूरी करते हैं या नहीं। और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं कि ये वैरायटी कोई भी अप्रूवल के पहले जो है ना उसके फाइबर पैरामीटर ऐसे होने चाहिए, वो भी हम उसको देखेंगे। तो इस वक्त हमने जो फील्ड में वैरायटीज फार्मर्स को दी थी उसमें आपको पता है कि नई दो वैरायटी थी जो हाई पॉपुलेशन में हमने उसको ट्रायल करवा रहे थे कि IUB21 एंड IUB4। और उसके साथ साथ हम जो आपको शायद ये भी सबको याद होगा कि हमने अपनी 3 वैरायटी जो हमारी ऑलरेडी अप्रूव्ड थी उनको हमने इस पे रॉयल्टी सोल मार्केटिंग राइट्स जो थे उसके हमने सेल किए थे। और उन कंपनीज के लिए हम बेसिक सीड जो है वो प्रोड्यूस करके देना था। उसमें IUB13 का हमने जो है इस वक्त 2 एकड़ का बेसिक सीड जो है ब्लॉक वो इंस्पेक्शन करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के जो डिपार्टमेंट है उसने उसको 2 दफ़ा विज़िट करके अब हमें तीसरी दफ़ा उन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप इसकी पिकिंग करवाएं। वो इंशाल्लाह ताला पिकिंग होगी। अभी उसका बॉल वेट वगैरह हमने सब कुछ किया है तो बॉल वेट जो है वो उसका तकरीबन नियरली 4 ग्राम के करीब आ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स तो आपने पिछले प्रोग्राम में भी गिने थे। तो उसके साथ साथ हमने एक MM58 का जो है वो बेसिक सीड प्रोडक्शन के लिए अभी BNS इस दफ़ा लगाया है, IUB222 का लगाया है। तो यहाँ तक हमारे फार्मर फील्ड से ऑब्जर्वेशन है वो आपको हमने शेयर करते हैं कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पे वो तमाम ग्रोअर्स को हमने लिया जो जिनको हमने ट्रायल के लिए ये सीड दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मतलब जो है वो तमाम के तमाम ग्रोअर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं। लेकिन मोर दैन 30 ग्रोअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें ये रिपोर्ट किया कि हमारी फ़र्स्ट जो यील्ड है वो मतलब 18 से लेकर 24 मन पर एकड़ जो है वो आई है। और वो फार्मर ज़्यादातर सारे के सारे आप कह सकते हैं कि 95% फार्मर जो हैं वो या तो जिस्मान से तल्लक रखते हैं या ये हासलपुर से तल्लक रखते हैं। बहुत कम लोग
हैं चिश्तियाँ से, और इसी तरह जो है वो बहुत कम लोग हैं फोटाबास या मरोड़ से। तो अहमदपुर शर्किया से भी लोग हैं, लेकिन मेन ये 3 तहसीलें हैं, अहमदपुर, जजमान एंड हासलपुर, क्योंकि यही पहली हमारी फर्स्ट अटैम्प्ट थी। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो फार्मर आए इसी रीजन से आए, तो उनमें से सब लोग सेटिस्फाई हैं, लेकिन फिर बहुत अच्छे जो ग्रोवर्स हैं मोर देन 30, उनकी जो यील्ड जो है वो 20 नियरली एवरेज हम करें तो वो सब की मिला के तो 20 मंथ तक उन्होंने का जो है वो अचीव की हुई है। और जहाँ तक हमारी अपनी वैरायटीज़ के ट्रायल का तल्लक है, अभी आप देखें ये हम ड्वार्फ वैरायटी पे भी जो काम कर रहे हैं आपके सामने है, 100% नहीं है तो तकरीबन 98% इसकी ओपनिंग हो चुकी है। और इंशाल्लाह ताला ये हम वैरायटी भी बहुत जल्द ये देंगे, जिससे ये होगा कि आप लोग वीट की जो सोएगा वो भी प्रॉपर टाइम पे हो जाएगी। और आपके पीछे ये सारी IUB 21 लगी हुई है, इसको आप देखें तकरीबन मोर देन 90% ओपनिंग हो चुकी है। तो ये जो हम फार्मर को वीट जो हमारी फूड्स एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, हम वीट की प्रोडक्शन भी इन्हांस करना चाहते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि उसका फैक्टर बहुत बड़ा जो है वो सोइंग टाइम है। तो हमारी वैरायटीज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इसमें उस पीरियड में फिट आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि ये हमारी वैरायटीज़ जो भी फार्मर लगाए उसकी जो वीट की प्रोडक्शन होगी वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और हम ये भी नहीं हमारी वैरायटीज़ ये भी नहीं हम क्लेम करेंगे कि आप इसको जाके फरवरी में लगाएं। हम उस वैरायटी पे ही काम कर रहे हैं जो कि एक वीट हार्वेस्टिंग के बाद लगे और वो 120-30 डेज़ में उसका अपने जो है मैच्योरिटी मुकम्मल करें। और ये आपके सामने है, और इंशाल्लाह ताला हमारे फार्मर्स से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनकी अब ये 20 मन आगे पीछे जो है ना वो 10 से 15 मन आएगी, और वो श्योरली अक्टूबर के महीने में काटन जो है वो फारग हो जाएगी उनकी। बिल्कुल ठीक सर। बंदिश साहब ने जैसे बात की है, अभी एक और वैरायटी है जो यहाँ पर है। बंदिश साहब ये बताइएगा, बड़ी खूबसूरत इस ये फ्रूटिंग के ऊपर थी हमने देखा, और अभी इसका बॉल जो है वो खिल गए हैं, तो क्या इसका रिस्पांस क्या है और ये कौन सी वैरायटी है और इसकी औसत कैसे देख रहे हैं? ये लिशारी साहब ये हमारी जो है वो इस साल हम इसको टेस्टिंग में ये वैरायटी देंगे। इसका फ़िलहाल हमारा ख्याल है कि हम इस वैरायटी का नाम जो है वो IUB 25 रखेंगे। तो इस वैरायटी की जो सीलियंट फीचर्स वो ये हैं कि आप इसको देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट बॉल जो है वो 1 2 3 4 5 और ये 6 नोड पे पहला बॉल जो है वो रिटेन हुआ है। ये नहीं है कि भाई सिर्फ आया गिर गया, बॉल लगा हुआ है और इसके नीचे कोई पोजीशन नहीं है, और ऊपर आप किसी भी नोड को खाली नहीं देख रहे। और इसमें ये अगर आप देखेंगे इस पौधे में तो ये दो जो नोड्स के दरमियान है 1 इंच से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो ये इस वैरायटी की खूबी है कि ये नेचुरली एक ड्वार्फ वैरायटी है। ड्वार्फ का मतलब ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं करेगी, जिसकी वजह से आप इसको हाई इनपुट्स को जो है पॉजिटिव रिस्पांस देगी। ये इसमें जो प्रॉब्लम होता है कि इसकी कनोपी डेवलप हो जाती है, देन वाइट फ्लाई बड़ी डेवलप होती है। तो इसमें तीनों चीज़ें होंगी कि स्प्रे ऊपर से नीचे होगा, ऐसे आपको साइड से नहीं करना पड़ेगा, और इसकी तमाम ओपनिंग आप देखेंगे 2 डे तक कोई बॉल्स इस पे ऐसा नहीं है। इस प्लांट पे 4 बॉल्स हैं, इस पे नहीं है। इसका एडवांटेज हमें ये भी मिलेगा कि क्योंकि जो पिंक बॉल वर्म होता है उसका मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आती है वो 15 सितंबर के बाद शुरू होती है। तो अगर ये 15 सितंबर तक बॉल्स जो हैं वो इसके मैच्योर हो जाते हैं तो बाकी इसका ओपनिंग टाइम होगा वो जब 12 से 17 दिन का बॉल्स के अंदर सिर्फ पॉइंट बॉलवर्म जो है वो इंटर हो सकती है। तो अब इसकी एज ही उस वक्त जो है उससे गुजर जाएगी, तो इसको नेचुरली हम जो पिंक बॉलवर्म से स्केप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें होगा। और दूसरा एडवांटेज आप देख सकते हैं कि इसके ये पत्ते हैं और ये पत्ते मैच्योर हैं, इस पे वाइट फ्लाई ब्लैकनिंग नहीं कर सकेगी, क्योंकि इसकी जो वाइट फ्लाई की ब्लैकनिंग है वो भी 15 अगस्त के बाद से शुरू होती है। तो ये हम उस पीरियड को स्केप कर रहे हैं जहाँ पे काटन को मैक्सिमम थ्रेट आते हैं। सबसे बड़ा पिंक बॉलवर्म का, दूसरे नंबर पे वाइट फ्लाई की ब्लैकनिंग का।
तो जो बारिश वगैरह का इम्पैक्ट भी आता है वो भी 15 अगस्त के बाद आता है। तो उस वक्त तक ये बॉल्स इंशाल्लाह ताला आपके 90% जो पौधे होगा वो रिटेन कर चुका होगा, 10% पीछे उसकी कैपेसिटी रहती होगी और वो फार्मर जो है वो मैनेज कर सकता है 10% तक। तो इसमें यही सबसे बड़ी खूबी है कि हमें जो दुनिया का तरीकाकार है कि वी शुड हैव ए प्लांट विद द 2 or 3 फीट। तो जो हमारा प्लांट है जिसको हम 6 फुट 8 फुट वाली स्टोरी है, उसको हम अब जो है वो पीछे दुनिया के साथ चलना पड़ेगा हमें। जो दुनिया चाह रही है या दुनिया कर रही है जिस तरह हाई यील्ड के भी प्लांट की हाइट रिड्यूस होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। इससे प्लांट पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। इससे ये होगा कि ये जो इस पे हम अभी ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ नहीं किया, तो जब हम इस पे ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करेंगे तो इसकी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम 6 इंच रखेंगे और जो रो टू रो है वो 2.5 फुट ही रखेंगे। लेकिन हम ग्रोथ रेगुलेटर इस पे नहीं किया। जब हम फार्मर को देंगे उस वक्त हम रिकमेंड करेंगे कि इसको यूटिलाइज करें सो दैट कि इसकी और ज़्यादा प्लांट मैनेज हो सकेगा, क्योंकि हम इसकी ओरिजिनल शेप में देख रहे हैं कि ये इसको नेचुरली ये क्या बिहेव करता है, तो वहाँ पे हम इसको मैनेज कराएंगे। बिल्कुल सर, जैसे बंदेशी साहब कह रहे हैं, अब ये एक वैरायटी हमने आपको दिखाई, अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद चलते हैं कुछ और वैरायटीज़ हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। और सीड जब आप लोग बना रहे होते हैं तो वो कैसे बनाना है या कैसे बनाया जा सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम बात कर रहे थे कुछ वैरायटीज़ के हवाले से और छोटे कद की वैरायटीज़ हमने देखी, उसका झाड़ भी बहुत कम था और प्लांट पॉपुलेशन के हवाले से भी बंदेशा साहब ने बात की। अभी हम कुछ और मतलब मुख्तलिफ वैरायटीज़, मुख्तलिफ ट्रायल्स जो हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में लगे हुए हैं। तो एक और वैरायटी है, बड़ा अच्छा कद है, इसका झाड़ भी हम देख रहे हैं, तो इसके हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि वो जो हमने वैरायटी देखी उसका एक अपने फीचर्स थे, ये कौन सी वैरायटी है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और इसका रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है? निशारी साहब, ये अब मतलब जो है ना एज ए ब्रीडर हमारा काम है कि डाइवर्सिफिकेशन, कि हम डाइवर्सिफाइड मटेरियल जो है वो फील्ड में लेके जाएं। ये नहीं हो सकता कि एक ही टाइप की वैरायटी जो है वो सारे एरिया में लग सके। हर फील्ड की, हर फार्मर की, हर एरिया की एक अलग से रिक्वायरमेंट है। अब ये जो वैरायटी है ये टाल ग्रोइंग है, लेकिन टाल ग्रोइंग के साथ साथ ये इसकी जो एरिया रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा है। तो इसमें ये हम मतलब है कि इसके नंबर ऑफ बॉल्स पर प्लांट भी ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें जो कॉमन दोनों में चीज़ों में है, दोनों वैरायटीज़ में, वो ये है कि ये भी अर्ली है। अब यहाँ तक देख सकते हैं, नीचे से ऊपर बॉल्स लग रहे हैं और आखिरी बॉल्स भी इसका तकरीबन ओपन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस पे जो प्लांट पॉपुलेशन हम मेंटेन करेंगे दैट विल बी 15,000। उसमें हम करनी थी 35,000, ये है 15,000 पे। और ये वैरायटी हम उन एरियाज़ में के लिए कर रहे हैं जहाँ पे पानी की बड़ी डेफिसिट कंडीशंस होती है, बहुत कम होता है, और वहाँ पे ये प्लांट जो है ज़्यादा सर्वाइव करता है, क्योंकि ये कम पानी में जो है इसकी मोर्टिलिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इस तरह कम होगी कि जब नंबर ऑफ प्लांट्स कम होंगे तो एक रूट जो है वो 5 स्क्वायर फुट से पानी ले सकेगी। तो इस तरह मतलब जो है इसको पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम भी होगी तो ये ज़िंदा रह सकेगा। उनकी 1 फुट में 2 प्लांट आने हैं, इसके जो है ना 1.5 फुट में 1 प्लांट आना है। तो इसलिए वो ये उस एरिया में हम करेंगे जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट या वाटर डेफिसिट कंडीशंस है या वहाँ पे बड़ी लो चलती है। और तीसरी बात ये होगी कि ये देखें, इस पे ये जब फील्ड होगा तो ये बिल्कुल एरिया कवर करेगा नीचे से। उससे ये होगा कि इसके पानी की नीचे से वेपोरेशन भी कम होगी और डेफिसिट कंडीशंस जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे ये दूसरी वैरायटीज़ के मुकाबले में कुछ देर ज़्यादा चलेगा। और अगली ये बात मतलब इस पे हम सीड के, आपने कहा कि फार्मर सीड के रेफरेंस से हमेशा बात करते हैं, तो वो बहुत अहम चीज़ है कि जो फार्मर भी अपना घर का सीड रखना चाहते हैं, जो अच्छी वैरायटीज़ हैं
तो उसको सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पिंक उस पर डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर उनके फील्ड में पिंक है तो फिर उनको सीड बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर वो पिंक डैमेज नहीं है तो उसको तब उनको रखना चाहिए। और इसमें ये आप मतलब घर जिसने भी रखना है वो 1/3 ऊपर वाला पोर्शन भी छोड़ दे और जो है 1/3 नीचे वाला छोड़ दे। सिर्फ अपने लिए, जिसने अपने लिए सीड तैयार करना है वो बड़ा हाई क्वालिटी सीड वो बना सकता है इस सूरत में कि 1/3 ऊपर वाला पोर्शन पौधे का छोड़ना है, 1/3 नीचे वाला। इसी हवाले से मैं ज़रा अपने नाज़रीन को बता दूं कि जैसे बंदेशा साहब कह रहे हैं, बड़ी अहम चीज़ बता रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा 1/3 और नीचे का हिस्सा 1/3 ये छोड़ना है। ये हम बात जो कर रहे थे कि हम बंदेशा साहब से बात करेंगे कि बीज जो लोग घर में रखते हैं उनको कैसे रखना चाहिए और कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। मैंने इसलिए बंदेशा साहब से माइक लिया कि मैं सिर्फ आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल करा सकूं कि ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको ज़रा देखिएगा। सर अब प्लीज़ बताइएगा कि कैसे उन्होंने बीज और कौन सी सिलेक्शन करनी है। इशारी साहब वही बात है कि जिस फील्ड में पिंक पहले नहीं होना चाहिए वो आप सिलेक्ट करें। वैरायटी आपने अपने फील्ड में सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी वैरायटी ने परफॉर्म बेहतर किया है। वैरायटी उस बेस पे वैरायटी क्राइटेरिया मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि आप मतलब क्या पैरामीटर होंगे। देयर आर द डिफरेंट ब्रीडर, हर का अपना पॉइंट है, उनकी वैरायटी हो सकता है उनके फील्ड में लगी हो। तो जो इसमें आपने जो दरमियान वाला 1/3 है पौधा वो आप काटन इसकी कलेक्ट करेंगे और अपने फील्ड में, क्योंकि इन दिनों कोई इतनी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है तो आप इसको जो है बड़ी आसानी से अपने फील्ड से काटन कलेक्ट कर सकते हैं पिकिंग करवा के। पिकिंग कराने का मकसद है कि अगर आप अगले महीने कराएंगे तो फिर हो सकता है मॉइस्चर इंक्रीज कर जाए। इस वक्त फील्ड में कोई मॉइस्चर नहीं है, आप इसको करें। करने के बाद इसको जो है सिंपली कार्डन को जो है वो आप ड्राई कर लें, खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद इसकी जिन्हें करें, बिनौले को खुश्क करें और अपनी जितनी आपकी डिमांड है उसके मुताबिक रखें और अगले साल यूज़ करें। लेकिन इसमें ये बात थोड़ी अनएथिक है कि आप उस वैरायटी को किसी और नाम के दे के, अपना नाम दे के, सो कॉल्ड नाम कोई भी XYZ दे के फार्मर्स को दें, ये ठीक नहीं है। आप उस वैरायटी को अगर फार्मर टू फार्मर सीड देना भी चाहते हैं तो मेरी सबसे ये एक रिक्वेस्ट होगी उनसे मुद्दमाना कि आप उसी वैरायटी को उसी नाम से जो है वो फार्मर को दें, क्योंकि उसके पीछे उस ब्रीडर्स की बड़ी एफर्ट्स होती हैं तो उसका नाम रहना चाहिए। आप अनएथिक एक्टिविटीज़ जो है उनको अवॉइड करें। बाकी सीड आप रख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं, मतलब फार्मर टू फार्मर जो अच्छी किसी को लगती है वो आप दे भी सकते हैं। लेकिन नाम चेंज करने वाली दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे अनएथिक है और गैर कानूनी भी है। दोनों चीज़ें हैं। एक हमारा मतलब गैर कानूनी होना और बड़ा जुर्म है और उस वैरायटी के बारे में जब कोई रिकॉर्ड नहीं होता गवर्नमेंट के पास तो देन मतलब वो एक क्या उसको कहते हैं कि सो कॉल्ड मतलब किसी के नाम और किसी के और, तब जाके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऐसे नाम आ जाते हैं जिस पे गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर होती है कि भी आप हम इस पे कोई सीरियस एक्शन लें, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं, आप मतलब वैरायटी मतलब ब्रीडर के नाम पे ही दें। बाकी जो सीड मतलब वो रख सकते हैं और रखना, अगर किसी को वैरायटी बहुत अच्छी लग रही है तो उसको रखना चाहिए। अगर वो समझ रहा है कि भी इसकी मैं अगले साल भी वैरायटी मतलब यही लगाना चाहता हूँ तो उसको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। तो बाकी मतलब हमारे लेवल की जो बात है, हम इस साल यूनिवर्सिटी से को बेसिक सीड जो है कुछ वैरायटीज़ का इंशाल्लाह ताला देंगे लोगों को मल्टीप्लिकेशन के लिए। इस मतलब आई मीन के जो अगला हमारा स्विंग टाइम आएगा तो हम बेसिक सीड कुछ मतलब अपनी वैरायटीज़ का फार्मर्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए या उनको ट्रायल पर्पज़ के लिए लगाने के लिए देंगे। और उसकी भी हमें हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो वाइस चांसलर साहब हैं उनसे हमें उन सैंक्शन दी है कि भी आप फार्मर्स के साथ भी जो है लाइजन रखें, फार्मर्स फील्ड पे भी जाएं। तो उसमें ज़ाहिर है कि हम फिर अपनी वैरायटीज़ का सीड भी उनको देंगे तभी हम उनके पास जो है वो जा सकेंगे। बिल्कुल सही जो बंदेशा साहब ने बात की। बंदेशा साहब एक चीज़ और मैं जो आखिर में पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त भी जो लेट काश्त है
और सफ़ेद मक्खी का हमला शदीद हो गया है, क्योंकि इस वक्त भी कुछ लोग जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इसमें बायो पेस्टिसाइड का स्प्रे करें और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे जो है जहरीली अद्वियात का वो भी करें। कोई कह रहा है कि इसका मिक्सचर करें, कोई कह रहा है कोई अलग-अलग से करें। क्या आपको लगता है कि इस वक्त अगर सफ़ेद मक्खी का हमला शदीद है तो इस वक्त पेस्टिसाइड का स्प्रे उसके ऊपर कोई कारआमद हो सकता है? आप क्या रिकमेंड करेंगे? ये बड़ा बर्निंग इशू है और बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन भी है। वो ये है कि इसमें आप जिस प्लांट के या जिस क्रॉप के पत्ते इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं वहाँ पे तो वाइट फ्लाई डैमेज नहीं कर सकेगी, ठीक। जिसके पत्ते जो हैं वो इस तरह के होंगे, ये देखें इसके पीछे वाइट फ्लाई है, ठीक है, और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसके पीछे नहीं है, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये जो ऐसी क्रॉप जिसकी ये स्टेज हो उस पे मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये 100% मतलब जो लोग एग्री ना करें कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करे, बिल्कुल ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास एक मैनेज करने का ऑप्शन है कि हम इसको मैनेज कर लें। तो मैनेज करने का वाहद ऑप्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप इस ऐसे तरीके को इस्तेमाल करें जिससे आपके फील्ड में प्रीडेटर पैरासाइट जिनको दोस्त कीड़े कहते हैं ना, उनकी पॉपुलेशन डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आप एक दो स्प्रे ऐसे करके मैनेज कर लें तो उतनी देर में ये आपके जो पॉपुलेशन डायनामिक है वो इक्वल हो जाएगा। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये ब्लैकनिंग भी नहीं होगी और इसके साथ आपकी वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन खुद ब खुद एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। बाकी पेस्टिसाइड हमने पिछले साल भी बहुत किए, अब भी किए। पेस्टिसाइड यूज़ करने से ब्लैकनिंग कभी नहीं रुक सकेगी, ये 100% है। जब तक आपके पास वो ऐसा केमिकल अवेलेबल नहीं होता जो इसका मोर देन 75% इस पर कंट्रोल दे। अदरवाइज आपके पास यही है कि आप इसको बायोलॉजिकल जो एक तरीकाकार हमारा है उसके फोकस करें। थोड़ा बहुत डैमेज भी आप बर्दाश्त करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाती है। उसके बाद प्रीडेटर इसके जो है ना वो खुद ब खुद इसको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो बाकी जो जब तक ये आपके जो बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, दे आर द वेरी गुड फॉर द रिपेलेंट। पर्टिकुलरली ये इस स्टेज पे तो बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये हमें आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, रिपेलेंट ही इफेक्टिव है, क्योंकि आप इसकी नई नस्ल तो आनी नहीं है। वह जितनी वाइट फ्लाई आपके पौधे पे कम बैठेगी 1-2 दिन, आप टेम्परेचर भी 2 दिन के बाद हो सकता है जब आपका प्रोग्राम ऑन एयर हो उस वक्त टेम्परेचर जो है वो आपका 25-26 नाइट का और 36-37 के करीब जो है वो दिन का हो जाएगा। तो उस वक्त वाइट फ्लाई की ज़ाहिर है कि ब्रीडिंग जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगी। तो एक आधा स्प्रे जो है ये बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट का आप करके तो इसको जो है वो बचा सकते हैं। बाकी आप वाइट फ्लाई के जो वही बात है कि कोई केमिकल स्पेसिफिक हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सी जैसे डॉक्टर इकबाल बंदिशा साहब ने बात की है कि कपास के हवाले से, इसकी वैरायटीज़ के हवाले से और ख़ास तौर पर इसका जो सीड आपने रखना है वो कैसे रखना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप जब भी हम डॉक्टर इकबाल बंदिशा साहब को कहते हैं तो धूप में, गर्मी में, हब्स में हम फील्ड में ही होते हैं। और अभी प्रोग्राम में एक वक्त ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और ख़ास तौर पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो एग्रीकल्चर को लेके आगे चलने का और कॉटन को और नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का जो क़याम है उसके हवाले से ज़रा बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम
बैग जी, अभी हम बात कर रहे थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो फील्ड के अंदर ट्रायल्स लगे हैं, जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ लगी हैं, उनका रिस्पांस कैसा है। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब ने दो चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पर बात की। एक तो कि जो वैराइटीज़ लगी हैं उनका रिस्पांस किस तरह का है, और दूसरा ये कि जब आप अपना सीड खुद रखने जा रहे होते हैं तो उसको किस तरह से मैनेज करना है और सीड की सिलेक्शन जो है वो कैसे करनी है। अब सबसे अहम यह है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कायम होने जा रहा है उसके ऊपर काम शुरू भी हो चुका है। उसके ऊपर यूनिवर्सिटी कितना फोकस कर रही है, और फिर जो इस खित्ते का काश्तकार है वो उसके लिए यहाँ से किस तरह की सहूलियात आने वाले दिनों में मुहैया की जा रही होंगी, इस वक्त कैसा चल रहा है, और कितना बजट जो है वो इसके ऊपर, कितना फोकस कॉटन की डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस दफ़ा गुज़श्ता PCGA का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पिछले 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कॉटन का इस वक्त तक की जो पिकिंग हो चुकी है और बहुत अच्छी पिकिंग हुई है। मेरे साथ प्रोग्राम किसी से मौजूद हैं वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, तमगा इम्तियाज़। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हमने कॉटन का फील्ड दिखाया। ये बताइएगा कि जो हमारा नेशनल कॉटन इंस्टीट्यूट है ब्रीडिंग का, कितना अभी मैच्योर हो चुका, कब तक उसके ऊपर काम प्रॉपर शुरू हो जाएगा, और वो इस खित्ते के लिए कितना बेनिफिशियल हो रहा होगा। जो नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में पिछले एक अशरे से जारी जो कॉटन ब्रीडिंग की एफर्ट्स थी डॉक्टर इकबाल बंदेशा की लीडरशिप में, उन्हीं को लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेनेबल बनाने के लिए कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया, ताकि डॉक्टर इकबाल बंदेशा और उनके साथ एक टीम ऑफ साइंटिस्ट हो जो न सिर्फ जो सीड की डेवलपमेंट है वो करे, बल्कि जो उसके साथ पूरा एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम चाहिए होता है, जो एग्रोनॉमिक इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड पूरी जो जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, और न्यूट्रिशनल और जो ट्रेनिंग और जो एक्सटेंशन वर्क है फील्ड में, जहां फार्मर्स को ट्रेन और ब्रीफ करना होता है। क्योंकि ये जो नए सीड्स हैं ये कन्वेंशनल सीड से बहुत मुख्तलिफ हैं, इनकी जो पूरी मैनेजमेंट है उसकी नई टेक्निक्स हैं जो फार्मर्स को अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो इस हवाले से हमने जो चैनल पूरा इस्टेब्लिश किया है उसमें पार्टनरशिप्स डेवलप की हैं कंपनीज़ के साथ जो फील्ड में हैं, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो प्री बेसिक सीड डेवलप करके उसको उनको प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन होकर वो फार्मर्स तक सीड पहुंचेगा। तो इस हवाले से ये कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मल अप्रूवल था वो भी सिंडिकेट ने दे दिया था, और अब उसके लिए डायरेक्टर जो हैं उनकी रिक्रूटमेंट होगी, और उनके साथ फिर जो उनको बिल्डिंग और दीगर रिसोर्सेज चाहिए होंगी, चाहे लेबॉर्ट्री स्पेसिफिक बनेंगी, तो वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमने अपना PC1 सबमिट किया हुआ है, उसको हम परसू कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली ऑन बोर्ड है। इस दफ़ा साउथ पंजाब में हमारे जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं उनके और दीगर साइंटिस्ट के साथ मिलके जो कॉटन की क्रॉप है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि इस साल अल्लाह के फजल करम से बम्पर क्रॉप होने वाली है, तो ये जो था ये टीम वर्क था जिसमें डॉक्टर बंदेशा की जो डेवलप्ड वैराइटीज़ थी उनका सबसे की रोल था, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरी जो क्रॉप की मैनेजमेंट है वो बहुत मेटिकुलसली की गई। गवर्नमेंट एक्सटेंशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का और हमारे जो इंडस्ट्री के लोग थे सब ने मिल के, और हमारे साइंटिस्ट ने ख़ास तौर पे उनको ऐसी इंपॉर्टेंट एडवाइस दी कि जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ, जो ये शो करता है कि अगर ये टीम वर्क जारी रखा जाए तो कॉटन का जो फुल रिवाइवल है जिसमें पाकिस्तान 20 मिलियन बेल्स तक भी जा सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मुमकिन होगा। और जैसे आपको पता है कि ये 20 मिलियन बेल्स का फिर जो इफ़ेक्ट होगा, जैसे कहते हैं एवलांच इफ़ेक्ट हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स पर, वो फिर $10 बिलियन तक वो एक्सपोर्ट्स जा सकती हैं। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, एक चीज़ और कि मुख्तलिफ इदारों के साथ भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के MOU हुए, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें गुजरात चैम्बर की, बहावलपुर चैम्बर की, मुख्तलिफ, और ख़ास तौर पर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसका लिंकेज इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ, एक तो इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये कितना इस खित्ते के लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगा और यूनिवर्सिटी के लिए, और दूसरा ये कि इसके ऊपर यूनिवर्सिटी कितना बजट जो है वो इस वक्त तक लगा रही है, कितना फोकस, ख़ासतौर पर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब और जैसे अब उनकी टीम के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो उनको बकअप करने के लिए आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो वसाइल सर्फ किए जा रहे होंगे यूनिवर्सिटी की जानिब से? जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने जो जैसा आपने जिक्र भी किया अपने जो हमारे एग्री इंडस्ट्री है इसके साथ कई एक MOUs किए हैं, एवियोल ग्रुप के साथ किया है, सन क्रॉप के साथ किया है, जिसमें म्यूचुअली जो बेनिफिशियल रिलेशनशिप है उसके तहत हम काम कर रहे हैं।
जिसमें बेसिकली कॉटन को भी टारगेट किया है। अब जो गुजरात के साथ MOU हुआ है उसको अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह जो गुजरात के हाईली सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी मदद से बहावलपुर रीजन की भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए और वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ बहावलपुर रीजन में अभी एग्जिस्ट करती हैं वो बहुत ही बेसिक हैं। वो सिंगल लेवल वैल्यू एडिशन कर रही हैं कि जो रॉ क्रॉप्स होती हैं उसको या तो सिंपली जिन कर लिया जाता है, या एक लेवल का वैल्यू एडिशन होता है कि शुगर केन से शुगर बन गई। लेकिन जो मल्टी स्टेप वैल्यू एडिशन है और जिसमें लॉन्ग शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स बनती हैं और जो कस्टमर जिनके लिए प्रीमियम प्राइसेस पे करता है, उनकी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है। वो जो पूरी चेन का जो वैल्यू वाला पार्ट है वो दूसरे रीजन्स में है या एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज़ उसको कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बहावलपुर रीजन है, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी चूँकि एक नॉलेज पार्टनर है और यहाँ पे हाईटेक टीचिंग डिपार्टमेंट्स भी हैं, हर तरह के हैं, फूड साइंस का भी डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव आर्ट्स का भी है, इंजीनियरिंग भी है। तो हम समझते हैं कि चेंबर्स के साथ जब लिंकअप होंगे तो हमारी फैकल्टी बहुत तेज़ी से यहाँ हाईटेक इंडस्ट्री और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री के लिए एडवाइस दे सकेगी, जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर मुमकिन होगा। और सर ये जो एक बात थी कि एक तो यहाँ से जो इस खित्ते का काश्तकार है, जैसे आपने बात की कि बुनियादी एक किरदार है इस दफ़ा की जो बम्पर क्रॉप है उसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की वैराइटीज़ का, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का और इकबाल बंदेशा साहब का, और इसी को ही आगे देखा जा रहा है कि आने वाले सालों में 20 मिलियन बेल्स तक जो है वो हम जा रहे होंगे। लेकिन सर ये जो है इस खित्ते का काश्तकार, जैसे पिछली दफ़ा आपने कुछ लोगों को ट्रायल्स की बुनियाद पर मल्टीप्लिकेशन के लिए काश्तकारों को बीज दिया और फिर काश्तकार लिंकअप हुए इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ, और उनमें एक एतमाद आया, अच्छा यार हमें भी यूनिवर्सिटी ओन कर रही है और हमें भी अपने साथ मिला के चलना चाह रही है। तो मैं ये भी सुन रहा था कि कोई हेल्प लाइन सेंटर, कोई इस तरह का भी काश्तकारों को मज़ीद जोड़ने का कोई प्लान है? बिल्कुल, जब ये नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट हमने इस्टेब्लिश किया है तो नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का एक मेजर पर्पज़ यही है कि जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ उसको प्रोवाइड करने में रोल प्ले करें। जैसा कि दुनिया में जितने एग्रीकल्चरली एडवांस कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है और दीगर और कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ जो एक्सटेंशन वर्क है वो यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन से इम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें यह है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास मैन पावर इस सेंस में भी अवेलेबल होती है कि एग्रीकल्चर के सीनियर लेवल के स्टूडेंट्स, 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट्स, उनके लिए फील्ड वर्क जो है हाईली बेनिफिशियल होता है कि वो अपने सब्जेक्ट को मास्टर करने में, उसको परफेक्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, फील्ड एक्सपीरियंस गेन करके जॉब प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, ख़ासतौर पे एमफिल के स्टूडेंट्स, वो भी इस फील्ड वर्क के लिए अवेलेबल होते हैं। और जैसे अभी बात हो ही रही थी कि ये इसके अंदर हमें हर आदमी, हर औरत, हर सबकी जो एनर्जीज़ और एफर्ट्स हैं उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी के अंदर हाईली एनर्जेटिक यंग लोग होते हैं जो नॉलेजेबल भी होते हैं, एंथुजियास्टिक भी होते हैं, और उनके लिए खुद एक तो लर्निंग हो रही होती है और साथ साथ वो जो फार्मर्स हैं जो लॉन्ग टर्म से उस प्रोफेशन में एंगेज हैं, उनको वो ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, नई चीज़ों की तरफ लेके आ रहे होते हैं। तो इससे इन स्टूडेंट्स की भी स्किल्स बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं। बहुत शुक्रिया सर। यकीनन ऐसे ही है कि जब जैसे प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब बात कर रहे हैं कि इस खित्ते का काश्तकार जो है वो भी इदारे से जुड़ा हुआ है, और इदारा ना सिर्फ ये कि अपने लिए बल्कि पूरे मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए कॉटन के हवाले से काम कर रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतरल्लाह शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।